and Jai Hind everyone. Welcome back to Doon Officers Academy for Defense. And today we are going to discuss something really important for you all. That is your English section for scholarship test, जो आप लोगों के स्कूल में करवाया गया था अकेडमी की तरफ से for class 9 to 12th. So देखते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होने वाला है, काफ़ी सारी चीज़ें आप सीखने भी वाले हैं. जस्ट स्टे ट्यून्ड. ओके, सबसे पहला क्वेश्चन था आपके पास रीअरेंज, राइट, जिसको आप ऑर्डरिंग भी कहते हो. हमारे डिफेंस एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक फैक्टर रहता है रीअरेंजमेंट का, और हमेशा ही पोर्शन अवेलेबल होता है, राइट. तो क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से हमने करना था. सो लेट्स सी कि आपका रेलेवेंट आंसर रहा या नहीं. सो जस्ट हैव अ लुक टू इट. क्वेश्चन आपके पास था, क्वेश्चन फर्स्ट, he almost planned the entire strategy of operation single handed. ठीक है, ये क्वेश्चन फर्स्ट था आपके पास. रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है, ऑर्डरिंग द सेंटेंस है. तो देखो हम सिंपली टॉपिक से ही समझ सकते हैं that what we need to do is we need to check the order and we need to accumulate words in an accordance form. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास है always plan the entire strategy of operation single handed. तो भाई मतलब इतना तो हमें समझ में आ रहा है कि सिंगल हैंडेडली उसने सारी चीज़ों को क्या किया था भाई, उसने हैंड ओवर किया है, टैकल किया, हैंडल किया अच्छे से, राइट. सो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शंस वर गिवन टू अस. हमने करेक्ट सीक्वेंस को मार्क करना था. ऑप्शन ए था आप पे RSPQ, राइट. पहले डिवाइड कर देते हैं. ही आपके पास था ऑप्शन पी में ऑलमोस्ट Q, देन प्लान से लेके पूरा ऑपरेशन तक हमारे पास था R, एंड सिंगल हैंडेड आपका था S ऑप्शन. तो हमारे पास ऑप्शन ए था इसका RSPQ, ऑप्शन बी था हमारे पास PRQS, सी ऑप्शन है हमारे पास SQRP, एंड डी ऑप्शन है QPSR, राइट. दीज वर द ऑप्शंस. तो रेलेवेंट आंसर क्या होना चाहिए था? तो रेलेवेंट आंसर इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो इट शुड बी, देखो सबसे पहले तो ये दिमाग में ला जाओ, हम जब भी ऑर्डर करते हैं ना तो वी नीड टू चेक इट आउट कि हमारा स्टार्टिंग क्या होगा, हमारा स्टार्टिंग सब्जेक्ट क्या है. तो स्टार्टिंग सब्जेक्ट सिंपल सी बात थी, देखो P यानी कि ही से ही शुरू होना था. अब जब मुझे पता है कि P से शुरू होगा, सो लेट्स चेक द ऑप्शंस. P से कुछ स्टार्ट हो रहा है तो भाई एक ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, दैट इज ऑप्शन B. बाकी कुछ भी नहीं हो रहा है. सो नेवर वेस्ट योर टाइम. ठीक है, जब हमें पता है कि हमारा ऑप्शन फर्स्ट ही आना है यानी कि P आएगा, ऑर्डर वाइज हम जाते हैं. तो अगर P हमारे पास एक ही ऑप्शन में अवेलेबल है तो यानी कि ऑप्शन B ही रेलेवेंट होगा. देयर इज नो सच ऑप्शन लेफ्ट देन. ठीक है, सो पहले का आंसर हो जाएगा ऑप्शन B यानी PRQS. सो ही प्लान द एंटायर स्ट्रैटेजी ऑफ ऑपरेशन ऑलमोस्ट सिंगल हैंडेड. ठीक है, तो PRQS आपका आंसर होगा. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर सेकेंड. ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देख लेते हैं. आपको डायरेक्शन गिवन था. ईच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स कंसिस्ट ऑफ अ सेंटेंस फॉलोड बाय 4 वर्ड्स, ग्रुप ऑफ ईच. सेलेक्ट द सिनोनियम. देखो वोकैब का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होता है ना, वो होता है सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स प्लस ईडियम्स. आपके पास सिनोनियम्स आपको गिवन थे. क्वेश्चन नंबर सेकेंड की बात करोगे तो सिंपली आपके पास क्वेश्चन था, ही इज नॉट कट आउट टू बी अ टीचर. ठीक है, सिनोनियम हमने यहाँ पे किसका बताना था? कट आउट का, राइट. सी व्हेनेवर द स्टेटमेंट इज गिवन टू अस, जब भी हमारे पास स्टेटमेंट गिवन होता है ना तो हमें स्टेटमेंट के हिसाब से जाना पड़ता है. ठीक है, हमें स्टेटमेंट के हिसाब से क्या फिट बैठेगा वो भी चेक करना है. सो कट आउट के लिए हमारे पास 4 ऑप्शंस थे. ऑप्शन ए यहाँ पे था ट्रेंड, ऑप्शन बी यहाँ पे था आपको गिवन सूटेड, सी ऑप्शन आपके पास था सेलेक्टेड, एंड डी ऑप्शन था गाइडेड, राइट. दीज 4 ऑप्शंस वर गिवन टू अस. यानी कि कट आउट, ही इज नॉट कट आउट टू बी अ टीचर. कट आउट का सिनोनियम क्या होगा? तो भाई कट आउट का रेलेवेंट सिनोनियम जो यहाँ पे जाएगा ना वो जाएगा सूटेड. ठीक है, इज नॉट सूटेड टू बी अ टीचर. हो सकता है कि किसी और प्रोफेशन पे हो पर टीचर पे नहीं. तो यानी रेलेवेंट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी.
क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में वो हमें कह रहा है द चीफ मिनिस्टर रेप्रिमेंडेड द ऑफिसर्स फॉर देयर मेथड्स ऑफ हैंडलिंग द पब्लिक। ठीक है, अब उसने क्या किया ना, रेप्रीमेंड किया। यहाँ पे आपके पास वर्ड ही है रेप्रीमेंडेड, इसका आपने सिनोनिम बताना था। तो सी इफ यू नो द मीनिंग देन ओनली यू विल बी एबल टू मार्क। ठीक है, तो रेप्रीमेंडेड का मीनिंग क्या होगा? तो भाई ऑप्शंस में हमारे पास ऑप्शन ए था एड्यूलेटेड, बी था स्कोल्डेड सीवियरली, सी था डिसअप्रूव्ड ऑफ और डी था सस्पेंडेड। ठीक है, तो ए में मैंने बात करी किसकी? एड्यूलेटेड की। ऑप्शन बी में मैंने कहा स्कोल्डेड, ठीक है, सीवियरली। देन सी में हमने बात करी है यहाँ पे डिसअप्रूव्ड ऑफ की, और ऑप्शन डी में हमने बात करी सस्पेंडेड। तो यानी कि एक तरीके से उसने क्या किया, अगर कोई इल बिहेव करेगा, ठीक है, बैड बिहेव करेगा किसी भी के भी साथ, तो हाँ क्या होता है नॉर्मली क्या किया जाएगा, उसको स्कोल्ड किया जाएगा ना फॉर दैट थिंग। ठीक है, उसको डांटा जाएगा, उसको बोला जाएगा कि भाई वाई आर डूइंग सो। तो यहाँ पे रेप्रीमेंड का जो एक्चुअल सिनोनिम जाएगा वो वर्क करेगा ऑप्शन बी, यानी कि स्कोल्डेड सीवियरली, बहुत बुरी तरीके से उनको डांटा गया उनके इल बिहेव के लिए। ठीक है, तो यानी इसका भी आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। Now let's move forward to the question. Question number 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे तो उसने हमें बोला his condition deteriorated day by day, a very good term and quite familiar now because I guess everyone is habitual of like reading it or somewhere we are seeing it to in a day-to-day life, right? Deteriorated is a common term. तो डिटेरियोरेटेड का यहाँ पे क्या सिनोनिम जाएगा, तो वर्ड लिख लेते हैं हम। डिटेरियोरेटेड ऑप्शन ए की बात करेंगे था वेंट बैड, ऑप्शन बी की बात कर लेते हैं, ऑप्शन बी हमारे पास था ग्रू वर्स, ऑप्शन सी है आपके पास वेंट डाउन, एंड ऑप्शन डी आपके पास है ग्रू बैड। ठीक है, तो यानी कि उसने बोला हिज कंडीशन, उसकी जो कंडीशन है ना वो डेटेरिएट हो रही है डे बाय डे, दिन प्रतिदिन। ठीक है, तो यहाँ पे डिटेरिएटेड अगर मैं बोलूँ तो भाई कैसी हो रही है उसकी कंडीशन, उसकी कंडीशन कैसी हो जाएगी, क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए था ग्रू बैड, ग्रू वर्स, वेंट डाउन, एंड हमारे पास था बिल्कुल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या होना चाहिए भाई वेंट बैड, उसकी कंडीशन जो है ना वो बुरी हो गई। फिर उसने कहा उसकी कंडीशन जो है वो वर्स होती जा रही है, बढ़ रही है। फिर उसने कहा वेंट डाउन, वेंट डाउन इज अ सिमिलर थिंग कि भाई दिन प्रतिदिन कैसी है ना कंडीशन जो है बिगड़ते हुए चल रही है, नीचे की ही तरफ हो रही है, उसमें कोई इंक्लाइनेशन नहीं हो रहा पॉजिटिव में। ठीक है, एंड देन लास्ट था ग्रू बैड, तो यहाँ पे जो होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन सी वेंट डाउन। ठीक है, डिटेरियोरेट कर रही है, डिक्लिनेशन है उसमें, फाइन, तो क्या होना चाहिए, शुड बी ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने हमें कहा था इट इज अ डिफिकल्टी और स्कैरसिटी ऑफ अ थिंग दैट इट मेक्स इट प्रेशियस। तो यानी कि यहाँ एक कॉमन सा टर्म है अगेन, ठीक है, हम बोलते हैं स्कैरसिटी, और आई गेस आप सभी ने इसके बारे में सुना होगा, है ना, जैसे कि हम बोलते हैं पैंडेमिक के टाइम पे स्कैरसिटी आ गई किसी चीज़ की, तो बहुत कॉमन था एंड आई गेस सभी ने मार्क कर लिया होगा। ऑप्शन ए था इसमें पॉवर्टी, ऑप्शन बी हमारे पास था यहाँ पे एब्सेंस, देन सी पे हमारे पास था इनसफिशिएंसी, और ऑप्शन डी में हमारे पास था डिसअपीयरेंस। ठीक है, सो दीज 4 ऑप्शंस वर गिवन टू अस। स्कार्सिटी का मतलब क्या होता है, एक तरीके से कमी हो जाना, जब किसी चीज़ की कमी हो। एब्सेंसेस की भाई अवेलेबल ही नहीं है, बट यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं, एक लिमिटेड चीज़ की बात कर रहे हैं। हमने कहा कि भाई अगर किसी चीज़ की कोई स्कार्स रिसोर्स है तो वो क्या होता रहता है, बहुत ज़्यादा प्रीशियस हो जाता है। तो स्कार्स रेफर्स टू एन इनसफिशिएंसी ऑफ समथिंग, ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा नहीं है, तो यानी यहाँ पे ऑप्शन सी रेलेवेंट होगा, इनसफिशिएंसी। ठीक है, कमी होना किसी चीज़ की।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये वाला तो इजी था। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 में उसने कहा वी शुड नॉट अलाउ एडवर्सिटी टू डिस्करेज अस। ठीक है, द वर्ड इज एडवर्सिटी। ओके, हमें एडवर्सिटी को ना खुद को क्या नहीं करने देना चाहिए, डिस्करेज करने नहीं देना चाहिए। सो ऑप्शन ए हमारे पास था पॉवर्टी, ऑप्शन बी आपके पास था डार्कनेस, सी हमारे पास है टाइम ऑफ ट्रबल, और डी है अनफ्रेंडली क्रिटिसिज्म। देखो हमारे पास पॉवर्टी, भाई पॉवर्टी है किसी को इसलिए वो परेशान है, या फिर डार्कनेस है वो आपको डिस्करेज करेगी, कि टाइम ऑफ ट्रबल करेगा या अनफ्रेंडली क्रिटिसिज्म करेगा। इट इज़ अगेन अ वेरी लॉजिकल एंड वी कैन से अ वेरी इजी, ठीक है, ऑप्शंस, एंड वी कैन से अ वेरी गुड क्वेश्चन। हम बात करेंगे तो दो ही चीज़ों में कन्फ्यूजन हो सकता है यहाँ पे, या तो टाइम ऑफ ट्रबल या फिर डार्कनेस, कि भाई बहुत ज़्यादा डार्कनेस तो लोग उसको कहीं ना कहीं क्या करते हैं, रिलेट करते हैं, बट एक्चुअल में होगा टाइम ऑफ ट्रबल, कि जो मुश्किलों का समय होता है ना उसमें हमें कभी भी क्या नहीं करना चाहिए, वी शुड नॉट गिव अप, right? We should not give up, we should not let the situation to discourage us. So in that condition the relevant option should be option C, कि भाई adversity का relevant आ जाएगा यहाँ पे time of trouble। ठीक है, now let's move to the next question, and next question में आपके पास एक comprehension given था, right? हमारे पास comprehension था, comprehension जो given था क्वेश्चन नंबर 7 to 10 की हम बात कर रहे हैं, है ना, 7, 8, 9, 10 यानी 4 क्वेश्चन जो टोटली आपके बेस्ड थे कॉम्प्रीहेंशंस पे। तो उसको थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि उसके ऑप्शंस क्या होंगे रेलेवेंट। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में उसने हमें क्वेश्चन किया था, द राइटर लाइक्स ट्रैवलिंग ऑन द मोटरसाइकिल, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली रीजन फॉर दिस, कि क्या रीज़न होगा कि उसको मोटरसाइकिल पर जाना अच्छा लगता था। ठीक है, ऑप्शन थे, ऑप्शन ए द मोटरसाइकिल हैज़ नॉट विंडोज, B, the motorcycle does not go as far or as fast as car. C था, as a traveler is used to cars, traveling by motorcycle is a change. और D था, traveling by motorcycle the writer feels that he is part of the scenery. तो relevant option क्या होना चाहिए? Comprehension is quite easy, क्योंकि हमें उसी पैसेज में से, उसी comprehension में से क्या करना होता है, आंसर्स को फाइंड करना होता है। So it should be option D. ठीक है, तो यानी 7 की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन हो जाएगा डी, और ऑप्शन डी क्या मतलब हो गया कि भाई जो ट्रैवलिंग थी मोटरसाइकिल से वो उसको क्यों पसंद थी, क्योंकि उसको लगता था कि वो भी उस सीनरी का पार्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज क्लोजेस्ट टू द ट्रुथ, ट्रुथ के सबसे ज़्यादा क्लोज कौन सा स्टेटमेंट है। ऑप्शन ए था, द राइटर डज नॉट लाइक टीवी एज इट गिव्स अ नैरो व्यू ऑफ थिंग्स। ऑप्शन बी था, द राइटर लाइक्स टीवी बट ही डज नॉट लाइक वॉचिंग इट फ्रॉम आर कार विंडो। ठीक है, यानी कि उसको टीवी देखना तो पसंद था पर कार की विंडो से नहीं। ऑप्शन सी, द राइटर डज नॉट लाइक टीवी बिकॉज इट पिक्चर्स इट्स फ्रेम। ठीक है, यानी कि फ्रेम में उसकी पिक्चर्स रहती हैं। डी, द राइटर डज नॉट लाइक टीवी बिकॉज द प्रोग्राम्स आर बोरिंग। तो यहाँ पे जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए था, इट शुड बी ऑप्शन ए, राइट। ऑप्शन ए की बात करेगा वो, उसको टीवी देखना इसीलिए पसंद नहीं था क्योंकि वो एक नैरो व्यू देगा। ठीक है, उसको प्रैक्टिकल चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव था, ऐसा हमें कॉम्प्रीहेंशन बता रहा है। 9th क्वेश्चन की बात करते हैं, इन अ कार यू आर ऑलवेज इन अ कंपार्टमेंट एंड बिकॉज यू आर यूज टू इट यू डू नॉट रियलाइज दैट एंड देन अ ब्लैंक इज गिवन टू यू। इस स्टेटमेंट में आपने क्या बताना था कि इन दिस स्टेटमेंट इट रेफर्स टू व्हाट, इट जो आपका यहाँ पे प्रोनाउन गिवन है वो किसको रेफर करता है, ये आपने बताना था। ऑप्शन हमारे पास थे, ऑप्शन ए ट्रैवलिंग इन अ कार, ऑप्शन बी ऑलवेज बीइंग इन अ कंपार्टमेंट एग्जाम्पल वंस रूम और ऑफिस, सी सीइंग द सीनरी थ्रू द विंडो फ्रेम, और डी सीइंग सो मच टीवी एट होम। तो यहाँ पे होना चाहिए ऑप्शन बी। ठीक है, क्या होना चाहिए 9th में, शुड बी ऑप्शन बी, क्योंकि वी आर रियली हैबिचुअल ऑफ लिविंग इन अ कंपार्टमेंट, जैसे कि ऑफिस हो गया या और भी कहीं, तो हम ऑलरेडी कंपार्टमेंट में रहते ही हैं, सो वी आर अकस्टम्ड टू इट। ओके,
नाउ द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. इन द लास्ट सेंटेंस द राइटर टॉक्स ऑफ अ सेंस ऑफ प्रेजेंस. एक चीज़ यूज़ की गई है, सेंस ऑफ प्रेजेंस. ही इज रेफरिंग टू द प्रेजेंस ऑफ. तो यहाँ पे जो ही है वो रेफर कर रहा है प्रेजेंस ऑफ व्हाट, किसकी प्रेजेंस को रेफर कर रहा है? ऑप्शन ए, हिज ओन सेल्फ एज अ पार्ट ऑफ द सीन. बी, द टाइम दैट इज नाउ पासिंग. सी, द सीन एंड द ब्यूटी. और डी, सेंसेस विद विच वन फील्स. तो ये होना चाहिए ऑप्शन 10th में होना चाहिए ए. ठीक है, ऑप्शन ए रेलेवेंट होगा कि भाई वो किसको एक तरीके से किसकी प्रेजेंस को सेंस कर रहा है, फील कर पा रहा है? खुद ही की. ठीक है, अपनी खुद की बात वो कर रहा है. सो आई होप सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे एंड आई होप आपके आंसर सही भी होंगे. सो जस्ट स्टे ट्यून्ड एंड स्टे फोकस्ड. थैंक यू सो मच.